बाहर बारिश हो रही थी। नसवारी सांप बारिश में ही रेंगता रेंगता महल के पीछे पहाड़ी वाले गार के अंदर चला आया और एक चट्टान के पीछे एक दूसरे सूखे बिल में घुस गया। यहाँ पहुंचकर उसने केटी और जूली सॉन्ग को अपने ऊपर से उतारकर खुश्क जगह पर बिठा दिया और फिर केटी से कहा, नाग देवता की अजीम बहन, तुम यहाँ आराम से बैठो, यहाँ वो जादूगरनी नहीं आ सकती। केटी कहने लगी, सांप भाई, हम यहाँ कब तक बैठी रहेंगी? कोई ऐसा काम करो कि हम बड़ी हो जाएं और हमारे भाई थ्यूसॉन्ग का जादू भी खत्म हो जाए और उसकी याददाश्त वापस आ जाए, फिर हम यहाँ से चली जाएंगी। नसवारी सांप खामोशी से सोचने लगा, फिर बोला, नाग देवता की अजीम बहन, मुझे गौर करने का मौका दो, मैं कोई ना कोई तरकीब ज़रूर निकाल लूँगा। अभी तुम यहाँ आराम करो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। ये कहकर नसवारी सांप चला गया। दूसरी तरफ थ्यूसॉन्ग शहर में बारिश में फिरता रहा। उसे कोई मुर्दा कहीं ना मिला जिसकी वो टांग काट कर लाता। पीछे महल में बकाली का मारे भूख के बुरा हाल हो रहा था। वो बेचैनी से महल में फिर रही थी। इतने में थ्यूसॉन्ग भी आ गया। उसके हाथ में मुर्दे की टांग नहीं थी। बकाली ने गुस्से से कहा, तुम खाली हाथ क्यों आ गए हो? थ्यूसॉन्ग ने अदब से कहा, बकाली, आज शहर में कोई मुर्दा नहीं है। बकाली ने परेशान होकर कहा, तो मैं क्या खाऊंगी? क्या मैं मर जाऊं? फौरन कोई मुर्दा पैदा करो। थ्यूसॉन्ग बोला, क्यों ना हम इन दो कैदी औरतों की टांगें काट डालें। तुम इन दोनों को जादू के जोर से बड़ा कर दो, फिर हम इनमें से एक को मार डालेंगे और इनकी एक टांग काट कर तुम खाकर अपनी भूख मिटा लेना। बकाली ने खुश होकर कहा, मैं तो इन कैदी औरतों को भूल ही गई थी। आज इन कैदी औरतों में से एक औरत की टांग काटते हैं। खंजर तुम्हारे पास है ना? थ्यूसॉन्ग ने जेब से खंजर निकालकर कहा, हाँ, ये खंजर मेरे पास मौजूद है। बकाली ने थ्यूसॉन्ग को साथ लिया और उस तहखाने की तरफ चली जहां उसने केटी और जूली सॉन्ग को पिंजरे में बंद कर रखा था। जो ही वो तहखाने में दाखिल हुए तो ये देखकर उनके हाथों के तोते उड़ गए कि पिंजरा खाली फर्श पर पड़ा था और केटी और जूली सॉन्ग गायब थीं। बकाली ने एक चीख मारी और कहा, ये कैदी औरतें कहाँ भाग गईं? थ्यूसॉन्ग भी परेशान हो गया। उसने खाली पिंजरे को उठाकर देखा, फिर बोला, बकाली, वो पिंजरे को तोड़कर निकल गई हैं। बकाली का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसने चीख कर कहा, थ्यूसॉन्ग, इन औरतों को तलाश करो, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी टांग खा जाऊंगी। थ्यूसॉन्ग जल्दी से बाहर निकला और महल में केटी और जूली सॉन्ग को ढूंढने लगा। बकाली भी उसके साथ साथ थी। भूख की वजह से उस पर सख्त कमजोरी छाने लगी थी। अपने कमरे में आकर वो तख्त पर बैठ गई और मंतर पढ़ा, मगर भूख की वजह से बकाली से मंतर भी पूरा नहीं पढ़ा गया था। दायरे में शातू की शक्ल थोड़ी देर के लिए आकर गायब हो गई। बकाली ने दूसरी बार मंतर पढ़ा, मगर भूख ने उसका दिमाग कमजोर कर दिया था। उसे मंतर भी याद न रहा और वो भूल गई। फिर चीख मारकर बोली, थ्यूसॉन्ग, थ्यूसॉन्ग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी टांग खाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। थ्यूसॉन्ग पूरी तरह बकाली के जादू में जकड़ चुका था। उसने बकाली की आवाज़ सुनी तो भागकर उसके पास आ गया और हाथ बांधकर बोला, क्या हुक्म है बकाली? बकाली ने गुस्से से कहा, थ्यूसॉन्ग, भूख से मैं मर रही हूँ। अगर मैंने किसी मुर्दे की टांग ना खाई तो मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि या 1 मिनट के अंदर अंदर किसी जिंदा आदमी को कत्ल करके उसकी टांग लाओ और या खुद अपनी टांग काट कर मुझे दो। थ्यूसॉन्ग ने कहा, बकाली, मैं अभी किसी आदमी को कत्ल करके उसकी टांग काट कर लाता हूँ। अगर 1 मिनट के अंदर मुझे कोई जिंदा आदमी बाहर ना मिला तो वापस आकर मैं अपनी टांग काट कर तुम्हें दे दूंगा। बकाली ने चिल्लाकर कहा, जल्दी जाओ, किसी को कत्ल करके उसकी टांग लाओ, मुर्दे की टांग लाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। थ्यूसॉन्ग छलांग लगाकर कमरे से निकल गया। नसवारी सांप कमरे के बाहर दरवाजे के पीछे बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। वो नहीं चाहता था कि थ्यूसॉन्ग किसी बेगुनाह बेकसूर आदमी को कत्ल करे और फिर उसकी टांग काटकर मकरू जादूगरनी बकाली को लाकर खिलाए। चुनाचे वो भी थ्यूसॉन्ग के पीछे पीछे रेंगता हुआ चल पड़ा। बाहर बारिश अभी तक हो रही थी और दिन की रोशनी मध्यम पड़ गई थी। थ्यूसॉन्ग दौड़ता हुआ जा रहा था। पहाड़ी के नीचे जाकर वो शहर को जाने वाली सड़क पर आकर रुक गया कि अगर कोई मुसाफिर उधर से गुजरता हो तो वो उसे कत्ल करके उसकी टांग काटकर बकाली के पास ले जाए। थ्यूसॉन्ग ने खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। नसवारी सांप भी बारिश में भीगता सड़क के किनारे एक तरफ झाड़ी में छुपा बैठा था। नसवारी सांप का ख्याल था बारिश में इस तरफ से कोई मुसाफिर नहीं गुजरेगा और थ्यूसॉन्ग किसी बेकसूर इंसान का खून नहीं करेगा। लेकिन इत्तफाक से एक आदमी नजर आ गया। वो बारिश में भीगता घोड़े पर बैठा चारे का गट्ठर लादे जा रहा था। थ्यूसॉन्ग खंजर लेकर उसे कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। नसवारी सांप ने भी मुसाफिर को बचाने का फैसला कर लिया था। नसवारी सांप ने तेजी से रेंगते हुए मुसाफिर के घोड़े के आगे जाकर फन उठाया और इतनी जोर से फुंकार मारी कि घोड़ा डरकर भाग गया और उल्टा घूमकर तेजी से दौड़ पड़ा। मुसाफिर उसके साथ चिमट गया था।
थ्योसोंग ने मुसाफिर को घोड़े समेत वापस दौड़ते देखा तो सर पीट कर रह गया। वो यही समझा कि मुसाफिर काले महल को देखकर डर गया है और वापस भाग गया है। 1 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर गया था। थ्योसोंग को फिर कोई मुसाफिर उधर नजर न आया तो वो घबरा गया। अब उसे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। चूंकि उस पर बकाली ने जादू कर रखा था, इसलिए वो बकाली के लिए अपनी जान कुर्बान करने पर तैयार हो गया। इतने में महल से बकाली की खौफनाक चीख सुनाई दी, थ्योसोंग, मैं भूख से मर जाऊंगी, जल्दी आओ, मुर्दे की टांग लाओ, मुर्दे की टांग लाओ। थ्योसोंग जादू के असर से तेजी से घूमा और चिल्ला कर बोला, मैं आ रहा हूँ मेरी मालिक बकाली, मैं आ रहा हूँ। नसवारी सांप भी थ्योसोंग के साथ महल की तरफ दौड़ा। उसे मालूम था कि थ्योसोंग नाग देवता का साथी है और उस पर बकाली ने जादू कर रखा है और उसे बकाली की मौत से बचाना है। सांप पीछे पीछे था, थ्योसोंग आगे आगे दौड़ रहा था। महल में जाते ही उसने खंजर बकाली के आगे रख दिया और गर्दन झुकाकर बोला, बकाली मेरी मालिका, मुझे कोई आदमी नहीं मिला, अब तू मुझे इस खंजर से हलाक कर दे और मेरी टांग काटकर अपनी भूख मिटा ले। बकाली ने खंजर उठा लिया और थ्योसोंग की तरफ बढ़ी। नसवारी सांप तड़पकर बकाली के पीछे आ गया। सांप नाग देवता के भाई और दोस्त थ्योसोंग को कत्ल होते कैसे देख सकता था। अगरचे थ्योसोंग खला इंसान था, मगर बकाली ने उस पर जादू कर रखा था। कुछ पता नहीं था कि इस जादू की वजह से थ्योसोंग हलाक हो जाता, क्योंकि थ्योसोंग की ताकत खत्म हो चुकी थी। जो ही बकाली ने खंजर उठाकर थ्योसोंग की गर्दन पर मारना चाहा, नसवारी सांप ने पीछे से उसकी पिंडली पर डस दिया। अगर बकाली मुर्दे की टांग ना मिलने की वजह से कमज़ोर ना हो गई होती तो सांप के जहर का उस पर कोई असर ना होता, लेकिन वो बेहद कमज़ोर हो चुकी थी और उसे अब अपने तिलिस्मी मंत्र भी याद नहीं थे। चुनाचे जब नसवारी सांप ने उसे डसा तो वो वहीं जम गई। खंजर उसके हाथ से छूट गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। थ्योसोंग ने जब बकाली को गिरते देखा तो गर्दन उठाकर देखा, एक नसवारी सांप रेंगता हुआ बाहर निकल गया। थ्योसोंग समझ गया कि बकाली को सांप ने काट लिया है। वो सांप को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा, मगर सांप पुराने महल की भूल भुलैयों में गुम हो गया। थ्योसोंग जल्दी से बकाली के पास वापस आ गया। बकाली का सारा जिस्म सांप के जहर की वजह से स्याह पड़ गया था। बकाली मर रही थी। उसे अपना एक भी तिलिस्मी मंत्र याद नहीं आ रहा था। थ्योसोंग ने बकाली को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर बकाली ने आंखें बंद कर लीं और फिर उसकी आंखें फट गईं और सारे जिस्म से खून जहर बनकर बहने लगा। थ्योसोंग जल्दी से परे हट गया। चूंकि उस पर अभी तक बकाली के जादू का असर था, इसलिए वो अपने आप को बकाली का खामंद और गुलाम ही समझ रहा था। थ्योसोंग उदास होकर बैठ गया और बकाली की लाश को तकने लगा। बकाली की लाश जहरीला पानी बन चुकी थी। सांप फौरन अपने बिल में केटी और जुलीसोंग के पास पहुंचा और उन्हें सारा वाकया सुनाया। केटी ने कहा, तुमने अच्छा किया जो बकाली जादूगरनी को हलाक कर डाला, मगर उसके हलाक हो जाने से थ्योसोंग पर जादू खत्म हो जाना चाहिए था। नसवारी सांप ने कहा, थ्योसोंग पर जादू का असर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ा था। केटी ने ये बात जुलीसोंग को बताई तो वो कहने लगी, नसवारी सांप ठीक कह रहा है, थ्योसोंग पर जादू का असर खत्म नहीं हुआ और ये बड़ी बुरी बात हुई है। अब हम भी इसी हालत में रहेंगी। केटी ने सांप की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, अब थ्योसोंग कहाँ होगा? नसवारी सांप बोला, वहीं महल में बकाली की लाश के पास ही होगा, मैं तो वहां से भाग आया था। केटी ने जुलीसोंग से कहा, जुलीसोंग तुम इसी जगह बैठो, मैं सांप के साथ महल में जाकर थ्योसोंग को देखती हूँ। हो सकता है कि कुछ देर बाद उस पर जादू का असर खत्म हो जाए और वो अपनी असली हालत में आ जाए। जुलीसोंग उसे रोकना चाहती थी, मगर केटी सांप के साथ चली गई। वह सांप की पीठ पर चिमटी, बारिश में भीगती महल के अंदर पहुंच गई। सांप बड़ी एहतियात से चारों तरफ देखता रेंग रहा था कि कहीं थ्योसोंग किसी तरफ से अचानक निकलकर उस पर हमला न कर दे। नसवारी सांप केटी को महल के उस कमरे में ले आया जहां बकाली की लाश स्याह रंग के लोथड़े की शक्ल में पड़ी थी। सांप ने आहिस्ता से केटी को नीचे उतार दिया और सरगोशी में कहा, यहाँ थ्योसोंग कहीं नजर नहीं आता। केटी ने चारों तरफ देखा, फिर बोली, थ्योसोंग नीचे तय खाने में होगा, चलो वहां चलते हैं। नसवारी सांप ने केटी को फिर अपने ऊपर बिठाया और सीढ़ियों से रेंगता हुआ नीचे तय खाने में आ गया। यहाँ भी थ्योसोंग नहीं था, खाली पिंजरा उसी तरह फर्श पर औंधा पड़ा था। सांप ने पूछा, थ्योसोंग यहाँ भी नहीं है? केटी बोली, दूसरे साथ वाले तय खाने में चलो, हो सकता है थ्योसोंग वहां बैठा हो। सांप और केटी साथ वाले तय खाने में आ गए। यहाँ उन्होंने देखा कि फर्श पर दरमियान में एक खाली मिट्टी का प्याला पड़ा है और उसमें से आहिस्ता आहिस्ता धुआं निकल रहा है। केटी ने सांप से कहा, इस प्याले के पास चलो, मैं देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या है। नसवारी सांप आगे जाने से कुछ कतरा रहा था, मगर केटी के मजबूर करने पर वह मिट्टी के प्याले की तरफ बढ़ा। जो ही वह मिट्टी के प्याले के पास पहुंचे, दोनों को एक जबरदस्त झटका लगा। केटी सांप के ऊपर से उछलकर नीचे जा गिरी। सांप भी उल्टा हो गया था।
इसके साथ ही एक मकरू और भयानक कहकहा सुनाई दिया और बकाली का पहला मालिक बदसूरत शातू अपने नौकीले दांत और लंबे बालों के साथ नमूदार हुआ और चीख कर बोला, तुमने मेरी बकाली का खून किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि सांप भागता, शातू ने सांप को पकड़ लिया। सांप ने शातू को डस लिया, मगर शातू पर उसके जहर का कोई असर न हुआ। शातू ने सांप को दांतों में लेकर उसके 6-7 टुकड़े कर फेंक दिया। केटी डरकर बाहर को भागी। शातू ने उसकी तरफ भी हाथ बढ़ाया और चिल्लाकर बोला, तू अब भागकर कहीं नहीं जा सकती। और शातू ने केटी को दरवाजे की दहलीज पर ही पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी में बंद करके उसे अपनी खौफनाक आंखों के सामने लाकर बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें बकाली ने अपने तिलिस्म के जोर से इतना छोटा किया होगा। अब तू मेरे पास ही रहेगी, मेरी दासी, मेरी कनीज और मेरी लौंडी बनकर रहेगी। ये कहकर शातू ने कहकहा लगाया और केटी के साथ ही गायब हो गया। उसके गायब होते ही मिट्टी के प्याले से निकलता हुआ धुआं भी रुक गया। वहां गहरी मौत जैसी खामोशी छा गई। प्याले के पास नस्वारी सांप के टुकड़े पड़े थे। महल से दूर जूली सॉन्ग नस्वारी सांप के बिल में बैठी सांप और केटी के आने का इंतजार कर रही थी। जब काफी देर हो गई और सांप और केटी में से कोई भी वापस ना आया तो जूली सॉन्ग को फिक्र हुई। वो बिल से बाहर निकली और केटी की खबर लेने महल की तरफ चल पड़ी। उस वक्त रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जूली सॉन्ग चूंकि बहुत छोटी सी थी, इसलिए उसे महल तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया। महल पर वीरानी खामोशी थी, कहीं कोई आवाज नहीं थी। जूली सॉन्ग आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जब महल के बड़े तहखाने में गई तो ये देखकर परेशान हो गई कि वहां पर नस्वारी सांप के टुकड़े पड़े थे। सांप के मरने का जूली सॉन्ग को बहुत सदमा हुआ। उसके ऊपर केटी सवार थी। जूली सॉन्ग सोचने लगी कि केटी जरूर यहीं कहीं छुपी होगी। उसने लंबे लंबे 3-4 सांस लिए, लेकिन वहां केटी की खुशबू नहीं आ रही थी। जूली सॉन्ग उदास होकर वहीं बैठ गई। वह समझ गई कि सांप को थ्योसॉन्ग ने हलाक किया है और केटी को उसने दोबारा कैद कर लिया है। जूली सॉन्ग वहां से निकलकर केटी को तलाश करती उस कमरे में आ गई जहां बकाली की लाश पड़ी थी। बकाली की लाश पर चूंटियां रेंग रही थीं, मगर जूली सॉन्ग ने उसे पहचान लिया। मुअम्मा और उलझ गया था। बकाली को किसने कत्ल किया था? जूली सॉन्ग की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। उसने अपनी बारीक आवाज में केटी को आवाजें दी, मगर जब केटी की खुशबू ही वहां ना थी तो फिर उसकी बारीक आवाज का कौन जवाब देता। मगर जूली सॉन्ग की बारीक आवाज थ्योसॉन्ग ने सुन ली थी, जो साथ वाले कमरे में तख्त पर बकाली की याद में उदास बैठा था। जो ही उसके कान में जूली सॉन्ग की आवाज पहुंची, वो उठकर दूसरे कमरे में आ गया। लेकिन इतनी देर में जूली सॉन्ग वहां से निकलकर नीचे जा चुकी थी। थ्योसॉन्ग ने जूली सॉन्ग को इधर उधर ढूंढा और ये सोचकर महल की छत पर आ गया कि शायद वो ऊपर गई हो। यूं जूली सॉन्ग को महल से दूर चले जाने का मौका मिल गया। वो जानती थी कि थ्योसॉन्ग महल के अंदर ही है और उसकी याददाश्त गुम हो चुकी है, इसलिए वो उसे जरूर नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए जूली सॉन्ग महल से ज्यादा दूर होना चाहती थी। वह छोटी सी चूहिया जितनी हो गई थी और तेज तेज महल की पहाड़ी से नीचे उतरती चली जा रही थी। रात के अंधेरे ने उसे अपनी स्याह चादर में छुपा लिया था। जूली सॉन्ग जल्द से जल्द किसी महफूज जगह पहुंच जाना चाहती थी। महफूज जगह पहाड़ी के गार वाला नस्वारी सांप का बिल ही था। जूली सॉन्ग किसी न किसी तरह नस्वारी सांप के बिल में पहुंच गई और वहां छुपकर बैठ गई। उसने सोचना शुरू कर दिया कि थ्योसॉन्ग की याददाश्त गुम हो चुकी है और केटी खुदा जाने कहाँ चली गई है। यूं वो अकेली रह गई है। अब वो क्या करे और कहाँ जाए? अंबर नागमारिया पहले ही उससे जुदा हो गए थे। जूली सॉन्ग को अकेली रह जाने का सख्त अफसोस हुआ, मगर उसने अपना हौसला बुलंद रखा। हजारों साल के इस तारीखी सफर में ऐसे मौके कई बार आए थे कि वो अकेली हो गई थी। इसलिए जूली सॉन्ग को उम्मीद थी कि अगर उसने हौसला ना हारा और हिम्मत से काम लिया तो वो एक न एक दिन अंबर नागमारिया थ्योसॉन्ग और केटी से जरूर मिल जाएगी। बाकी सारी रात जूली सॉन्ग ने नस्वारी सांप के बिल में काट दी। जब बिल में हल्की सी रोशनी हुई तो जूली सॉन्ग समझ गई कि बाहर दिन निकल आया है। दिन की रोशनी में जूली सॉन्ग बाहर निकलने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। दिन की रोशनी में लोग इतनी छोटी सी लड़की को देखकर ना जाने उसे क्या सलूक करें। बच्चे तो उसे ईंटें मारने लगेंगे। इसलिए जूली सॉन्ग ने सारा दिन सांप के बिल में ही गुजार दिया। जब दिन ढल गया और बाहर चारों तरफ रात की तारीकी छा गई तो जूली सॉन्ग बिल में से बाहर निकल आई। बाहर हर तरफ मौत का सन्नाटा था। जूली सॉन्ग ने सोचा कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। कालीकट का शहर कुछ फासले पर उसके सामने था। वहां वो केटी के साथ एक सराय में उतरी थी। उस तरफ जाना अपने आप को मुसीबत में फंसाना था। शहर के लोग तो नन्ही सी जूली सॉन्ग को देखकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। जूली सॉन्ग ने यही फैसला किया कि उसे समुंदर के साथ साथ चलते हुए शहर से दूर किसी वीरान जंगल की तरफ निकल जाना चाहिए। जूली सॉन्ग पहाड़ी गार से निकली और समुद्र के किनारे किनारे रेत पर एक तरफ चलने लगी। चूंकि वह छोटी सी थी इसलिए उसकी रफ्तार इतनी तेज न थी। खाने पीने और थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।
वो चलती गई। अब वह समुंदर से हटकर एक जंगल में चली जा रही थी। आधी रात भी गुजर गई, फिर रात का पिछला पहर आ गया। जूली सॉन्ग ने देखा कि उसके सामने एक छोटा सा अहाता है जिसकी दीवार के ऊपर नारियल के दरख्त बाहर निकले हुए हैं। जूली सॉन्ग थकी तो नहीं थी, मगर चलते चलते तंग आ गई थी। उसने सोचा कि इस चारदीवारी के अंदर जरूर कोई बाग होगा। उस बाग में चलकर आराम करना चाहिए और कोई ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहां वो दिन गुजार सके, क्योंकि दिन की रोशनी में वो लोगों के सामने निकलना नहीं चाहती थी। जूली सॉन्ग दीवार के साथ साथ चलती उसके पुराने से दरवाजे पर आ गई। यहाँ से रास्ता अंदर जाता था। वो दरवाजे की दहलीज के ऊपर से होकर अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि ये कोई बाग नहीं है बल्कि एक कब्रिस्तान है, जहाँ पिछली रात के अंधेरे में कब्रों के धुंधले धुंधले कतबे नजर आ रहे थे। जूली सॉन्ग को ख्याल आया कि यह जगह बड़ी अच्छी है और चूंकि ये कब्रिस्तान है इसलिए यहाँ दिन के वक्त भी कोई नहीं आएगा। जूली सॉन्ग कब्रों के दरमियान से गुजरती दिन बसर करने के लिए कोई महफूज जगह तलाश कर रही थी कि उसे पीछे से लोगों की खुसर फुसर और कदमों की आहट सुनाई दी। जूली सॉन्ग जल्दी से एक तरफ हट गई और पीछे देखा। कब्रिस्तान में 3 आदमी हाथों में कुल्हाड़े लिए आ रहे थे। एक कह रहा था, इस कब्रिस्तान में दरख्त नहीं है, चलो दूसरी तरफ चलें, उधर शायद दरख्त मिल जाएं। और वह तीनों जूली सॉन्ग के करीब से होते हुए दूसरी तरफ को निकल गए। अब दिन भी निकलने वाला था। जूली सॉन्ग कब्रिस्तान में जरा आगे गई तो सामने से एक जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा था। जूली सॉन्ग घबरा गई कि कहीं लोग उसे पकड़ ना लें। वो वहां रुक गई। इतने में उसे गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। एक सुरख आंखों वाली बिल्ली उसे कोई चूहिया समझकर उसकी तरफ लपकी। करीब ही एक कब्र का सुराख था। जूली सॉन्ग को और कोई जगह नजर ना आई तो वो कब्र के सुराख में घुस गई। अगर वो सुराख में ना घुसती तो खूंखार बिल्ली जरूर उसे हड़प कर जाती। कब्र में गिरते ही जूली सॉन्ग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई। कब्र के बाहर बिल्ली के गुर्राने और पंजे मारने की आवाज़ कुछ देर तक आती रही। फिर बिल्ली चली गई। जूली सॉन्ग ने गौर से कब्र में देखा। कब्र में घुप अंधेरा था, मगर जूली सॉन्ग उस अंधेरे में भी देख सकती थी। उसने देखा कि वो एक कफनपोश लाश के पास बैठी है। लाश सर से पांव तक कफन में ढकी हुई है। जूली सॉन्ग को अब याद आया कि वो किसी भी लाश से बात कर सकती है। वो सोचने लगी कि मरने के बाद मुर्दे को बहुत सी पुरस्कार और खुफिया बातों का इल्म हो जाता है। हो सकता है ये मुर्दा भी मुझे कोई ऐसा तरीका बता दे जिससे मैं फिर से बड़ी हो जाऊं और मुझे केटी के बारे में भी पता चल जाए कि वो कहाँ है और थ्यू सॉन्ग की याददाश्त कैसे वापस आ सकती है। ये सोचकर जूली सॉन्ग लाश के बाजू पर से गुजरकर उसके सरहाने गर्दन के पास आ गई। फिर आहिस्ता से लाश के मुंह पर से कफन हटा दिया। वो लाश का चेहरा देखकर कुछ घबरा सी गई। ये बड़ी बड़ी मूंछों वाले किसी कातिल या डाकू की लाश लगती थी। लाश बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। जूली सॉन्ग ने कफन को सीने पर से हटाया तो उसके सीने में एक खंजर दस्ते तक गया हुआ था। उसे किसी ने खंजर घोंपकर हलाक किया था। जरूर ये कोई डाकू वगैरह होगा जिसे उसके दुश्मन ने खंजर घोंपकर हलाक कर दिया और फिर खंजर समेत ही कब्र में दफन कर दिया। जूली सोचने लगी कि इस लाश से बात करे या ना करे। उसने सोचा कि आदमी मरने के बाद डाकू या कातिल नहीं रहता, वो तो मुर्दा हो जाता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उस मुर्दे से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। जूली सॉन्ग ने मुर्दे के सर पर हाथ रखा, दिल में मंत्र पढ़ा और लाश की तरफ देखकर बारीक आवाज में कहा, ऐ लाश, मुझसे बात कर और मुझे बता कि मेरे दोस्त कहाँ हैं। उसके मंत्र की वजह से लाश में हरकत हुई। लाश ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। इससे पहले कोई लाश इस तरह उठकर नहीं बैठी थी। लाश ने हैरानी से इधर उधर देखा। क्योंकि जूली सॉन्ग बहुत छोटी थी इसलिए वो लाश को नजर नहीं आ रही थी। लाश ने पूछा, मुझसे किसने बात की थी? जूली सॉन्ग उछलकर उसके सामने आ गई और फिर बारीक आवाज में बोली, मैंने तुमको मौत की नींद से बेदार किया है। मेरा नाम जूली है और मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी निगाह में कोई ऐसा तरीका है कि मैं फिर से बड़ी हो जाऊं? मूंछों वाली डरावनी लाश की आंखों में चमक पैदा हो गई। उसने जूली सॉन्ग को उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और कहा, मगर जूली, तुम इतनी छोटी कैसे हो गई हो? जूली सॉन्ग ने कहा, यह एक लंबी कहानी है। तुम यही समझ लो कि मुझे किसी ने जादू के जोर से इतना छोटा बना दिया है। मैंने तुम्हें इसलिए जगाया है कि मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसकी मदद से मैं फिर से बड़ी हो जाऊं। डरावनी लाश ने कहा, जूली, तुम देख रही हो कि मेरे सीने में खंजर अभी तक पेवस्त है। जूली ने कहा, हाँ, मैं देख रही हूँ। क्या तुम्हें किसी ने कत्ल कर दिया था? डरावनी लाश ने कहा, हाँ, मुझे मेरे दुश्मन ने कत्ल किया है और मैं उससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें वो तरकीब भी बता सकता हूँ जिस पर अमल करके तुम फिर से बड़ी हो जाओगी। जूली सॉन्ग ने जल्दी से पूछा, वो तरकीब क्या है? मुझे बताओ। क्या मैं अपने दोस्तों से भी मिल सकूंगी? लाश बोली, क्यों नहीं, तुम बड़ी भी हो जाओगी और अपने दोस्तों से भी मिल सकोगी। मैं मुर्दा हूँ और मुझे ज़मीन के सारे राज मालूम हैं। जूली ने कहा, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ?
लाश ने कहा, आज रात तुम्हें मेरे साथ एक किले में चलना होगा। किले के अंदर एक शाहनशीन बंद है, उसके दरवाजे पर हर वक्त नंगी तलवारों वाले सिपाहियों का पहरा लगा रहता है। तुम इतनी छोटी हो कि किले के परनाले से शाहनशीन के बंद कमरे में दाखिल हो सकती हो। जूली ने कहा, मैं उस बंद कमरे में जाकर क्या करूंगी? लाश बोली है, मैं तुम्हें किले के अंदर चलकर बताऊंगा। जूली ने पूछा, क्या तुम वादा करते हो कि अगर मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी तो तुम मुझे फिर से बड़ा कर दोगे? लाश ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते और वो अपना वादा पूरा करते हैं? जूली ने कहा, हाँ ये तो मुझे मालूम है। लाश कहने लगी, तो फिर रात का अंधेरा हो जाने दो, तुम्हें मेरे साथ किले की तरफ चलना होगा। जूली सॉन्ग ने कहा, क्या तुम कब्र से बाहर निकल कर चल सकोगे? लाश ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे मंत्र की वजह से मैं अगर जिंदा हो गया हूं तो चल भी सकता हूं। जूली कहने लगी, लेकिन इससे पहले तो मैंने जिस मुर्दे से भी बात की वो मेरी बात का जवाब देने के बाद फिर मर गया। मगर तुम अभी तक जिंदा हो। लाश ने कहा, यह गहरा राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बहरहाल अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं ना सिर्फ ये कि तुम्हें बड़ा कर दूंगा बल्कि तुम्हारे दोस्तों से भी मिला दूंगा। जूली सॉन्ग ने लाश को एक दफ़ा फिर यकीन दिलाया कि वो उसका काम ज़रूर करेगी। सारा दिन जूली सॉन्ग ने लाश के पास कब्रिस्तान में गुजारा। जब रात हुई तो लाश ने जूली सॉन्ग को अपने कंधे पर उठाया और कब्र से निकलकर रात के अंधेरे में पुराने किले की तरफ रवाना हो गई। ये पुराना किला वहां से 2 मील के फासले पर था और उसमें कोई राजा रहता था। लाश झाड़ियों और दरख्तों के पीछे से गुजरती किले की ऊंची दीवार के पीछे की तरफ आकर एक जगह रुक गई। लाश ने जूली सॉन्ग को दीवार की तरफ इशारा करके कहा, ये देखो, ऊपर दूसरी मंजिल पर शाहनशीन का बंद कमरा है। इस कमरे के बाहर नंगी तलवारों वाले सिपाहियों का हर वक्त पहरा लगा रहता है। इस कमरे के अंदर यह परनाला ही जाता है जिसे तुम दीवार के साथ ऊपर जाते देख रही हो। बस तुम ऐसा करो कि इस परनाले के अंदर से गुजर कर ऊपर कमरे में पहुंच जाओ। इस कमरे की शाहनशीन में एक लोहे का संदूक रखा है। उस संदूक के अंदर एक डब्बा है। उस डब्बे को खोलोगी तो उसके अंदर एक कागज़ तय करके रखा हुआ मिलेगा। बस तुम वो कागज़ किसी तरह उठाकर मेरे पास ले आओ। जब तुम वो कागज़ ले आओगी तो मैं तुम्हें वो तरकीब बता दूंगा जिस पर अमल करके तुम बड़ी भी हो जाओगी और अपने दोस्तों से भी मिल सकोगी। जूली सॉन्ग तैयार हो गई। लाश ने उसे लोहे के बने हुए परनाले के अंदर कर दिया। ये परनाला कमरे से मुंह हाथ धोने वाला पानी नीचे निकालने के लिए बनाया गया था और ये अंदर से खोखला था। परनाले के अंदर अंधेरा था मगर जूली सॉन्ग उस अंधेरे में भी देख सकती थी। उसने परनाले में ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। काफ़ी दिक्कत के बाद आखिर वह परनाले के अंदर ही अंदर चढ़ती ऊपर शाहनशीन वाले कमरे के खुरे में निकल आई जो खुश्क पड़ा था। शाहनशीन में अंधेरा था। जूली सॉन्ग ने देखा कि वाकई कोने में लोहे का एक संदूक पड़ा था। वो जल्दी से संदूक की तरफ गई तो बाथ में पड़े तांबे के एक लोटे से टकरा गई। लोटा लुढ़कने से शोर पैदा हुआ। बाहर जो सिपाही नंगी तलवारें लिए खड़े थे चौकन्ने हो गए। एक सिपाही ने कहा, अंदर कोई है? दूसरे सिपाही ने फौरन दरवाजे का ताला खोल दिया। सिपाही शाहनशीन वाले कमरे में दाखिल हो गए। उनको दरवाज़ा खोलते देखकर जूली सॉन्ग पहले ही लोहे के संदूक के पीछे छुप गई। सिपाहियों ने इधर उधर देखा, उन्हें वहां कोई इंसान नजर न आया। दूसरा सिपाही कहने लगा, ये लोटा औंधा पड़ा है। तीसरे सिपाही ने कहा, मगर आदमी तो यहाँ कोई भी नहीं है। हो सकता है कि कोई चूहा लोटे से टकराकर भागा हो और लोटा लुढ़क गया हो। शायद ऐसा ही हुआ हो। चलो बाहर चलकर पहरा देते हैं। हमें इस कमरे में ज़्यादा देर ठहरने की इजाज़त नहीं है। तीनों सिपाही कमरे से निकल गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके बाहर ताला लगा दिया। जूली सॉन्ग ने जब देखा कि कमरा खाली हो गया है तो वो संदूक पर चढ़ गई। संदूक में एक तरफ छोटा गोल सुराख था। वो उस सुराख में से संदूक के अंदर दाखिल हो गई। संदूक के दरमियान एक डिब्बा पड़ा था। जूली सॉन्ग ने डिब्बा खोला तो उसके अंदर वाकई एक कागज़ तय करके रखा हुआ था। जूली सॉन्ग ने कागज़ को खोला तो उस पर किसी अजीब जुबान में हिंसे लिखे हुए थे और आड़े तिरछे निशान बने थे। जूली सॉन्ग ने कागज़ को दोबारा तय किया और सुराख में से निकालकर संदूक के बाहर फेंक दिया। इसके बाद वो खुद भी संदूक से बाहर निकल आई। तय किए हुए कागज़ को उसने अपनी कमीज़ के अंदर छुपा कर रख लिया और बात के सुराख में से होती हुई लोहे के परनाले में आ गई और हाथ पांव जमाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। नीचे लाश बेताबी से उसका इंतज़ार कर रही थी। जो ही लाश ने जूली सॉन्ग को परनाले से नीचे आते देखा, लपक कर उसे हथेली पर उठा लिया और पूछा, कागज़ लाई हो? जूली सॉन्ग ने कागज़ कमीज़ के अंदर से निकालकर उसके हवाले किया और कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब मुझे बताओ कि वो कौन सी तरकीब है जिससे मैं फिर से बड़ी हो जाऊंगी और अपने साथियों से मिल सकूंगी। लाश ने जल्दी से कागज़ खोलकर देखा और खुश होकर कहा, अब मैं इंतकाम लूँगा। अब मैं अपने दुश्मन से इंतकाम लूँगा। जूली सॉन्ग ने कहा, लेकिन मुझे तो बताओ कि मैं कैसे बड़ी होंगी। लाश ने जूली को कंधे पर उठाया और कहा, मेरे साथ चलो,
मैं सबसे पहले तुम्हें बड़ा करूंगा, फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलवा दूंगा। जूली सॉन्ग बड़ी खुश हुई। लाश सारी रात चलती रही। वो जूली सॉन्ग को लेकर रात के पिछले पहर समुद्र के किनारे एक पुराने खंडर में ले आई। यहाँ लाश ने जूली सॉन्ग को जमीन पर बिठा दिया और बोली, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं अभी आता हूँ। लाश पुराने खंडर में चली गई। जूली सॉन्ग वहाँ अकेली बैठी रही। उसके सामने समुंदर था। समुंदर की लहरें सितारों की हल्की रोशनी में धुंधली नजर आ रही थीं। इतने में लाश खंडर से निकलकर जूली सॉन्ग के पास आ गई। लाश के हाथ में एक बोतल थी जो अंदर से खाली थी। लाश ने जूली सॉन्ग से कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि मुझे ये तिलिस्मी बोतल अंदर मिल गई। अब तुम्हें इसके अंदर बैठना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें वो खुफिया मंत्र बता दूंगा जिससे तुम बोतल के अंदर बैठकर 7 मरतबा बुलंद आवाज में पढ़ोगी। फिर मैं तुम्हें बोतल से बाहर निकाल लूंगा और बोतल से बाहर आते ही तुम फिर से बड़ी हो जाओगी और तुम्हें अपने आप ये भी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं। तुम उनको इस बोतल में चलते फिरते और बातें करते देखोगी। जूली सॉन्ग को एक पल के लिए भी ख्याल ना आया कि यह लाश उसके साथ धोखा भी कर सकती है। उसे अंबर नागमारिया से मिलने और अपने आप को फिर से बड़ा करने का ही ख्याल था। वो लाश के कहने पर जल्दी से शीशे की खाली बोतल के अंदर चली गई और बोतल की तह में जाकर बैठ गई। उसने बोतल के अंदर से बारीक आवाज में कहा कि मुझे मंत्र बताओ ताकि मैं 7 बार पढ़ूं। बाहर से लाश ने फौरन बोतल को कॉक से बंद कर दिया और कहकहा लगाकर कहा, अब तुम सारी जिंदगी इस बोतल में बंद रहोगी। लाश ने बोतल को हाथ में लेकर घुमाया और जोर से समुंदर की तरफ फेंक दिया। बोतल जूली सॉन्ग को लेकर समुंदर में जा गिरी और समुंदर की लहरें उसे लेकर खुले समुंदर की तरफ रवाना हो गईं। अब जूली को एहसास हुआ कि लाश ने उसके साथ धोखा किया है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो शीशे की बोतल में बंद थी और समुंदर की लहरें उसे बहाए लिए जा रही थीं। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर दबाइए सबसे पहले कहानी सुनने के लिए।